आज हम 2016 का एक और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2016 के जो पेपर है इसमें डाउ के भी है, जिना के भी है, एसएमबी भी, एमसी के भी है। तो ये जो सेम 2016 का मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये दरअसल अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूकीमिया इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है, यानी ये कैंसर है, ठीक है, जो होता है इस एसोसिएटेड विद इंक्रीज नंबर। इसमें क्या होता है कि आपके ना ल्यूकोसाइट्स इसके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का मतलब डब्ल्यूबीसी यानी हर तरह का डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेन्यूलेटेड एंड ग्रेन्यूलेटेड दोनों तरीके वाले। क्वेश्चन नंबर 72, इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें मैंने ब्लड की कॉम्पोजिशन दी है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्कर्वे इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। पेप्सिन इज वर्क बेस्ट एट अ पीएच ऑफ 1.4। आपको जैसे पता है कि पेप्सिन जो है ये एक एसिडिक एंजाइम है, ठीक है। अगर एसिडिक एंजाइम है इसलिए ये एसिडिक पीएच पर बहुत अच्छा काम करते हैं, दैट इज 1.4। अभी आया क्वेश्चन नंबर 7.4, द डायग्राम शोज अ apparatus set up to investigate the effect of changing the concentration of glucose in the surrounding solution on the blah blah blah। मैं आपको सवाल समझाती हूँ। पहले तो ये डायग्राम, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में पड़ा हुआ है एक विस्किंग ट्यूब, ठीक है। ये विस्किंग ट्यूब जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, विस्किंग ट्यूब है। अब और ये है सराउंडिंग एरिया, ठीक है, और ये विस्किंग ट्यूब के अंदर एरिया है। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, सराउंडिंग सोल्यूशन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 1 to 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर जो है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और सराउंडिंग सोल्यूशन में 1 से लेकर 10% तक मौजूद है, ठीक है। अब आपको समझ आया, एक ट्यूब है, उसके अंदर दूसरा ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है। वो जो दूसरा ट्यूब रखा हुआ है उसमें ग्लूकोज की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, फिक्स है, 10% है, और बाहर में वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 10% तक ग्लूकोज की सोल्यूशन मौजूद है। सराउंडिंग एरिया हम इस एरिया को बोल रहे हैं जो ट्यूब के अंदर का एरिया है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं, ऊपर की कहानी मैंने आपको बता दी है जो इसमें लिखी हुई है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सराउंडिंग as the concentration of glucose solution in the surrounding solution increases। क्या हुआ 15 मिनट्स के बाद, क्या हुआ, हमें क्या मिला 15 मिनट्स के बाद, हमने क्या देखा कि जो ग्लूकोज का सोल्यूशन था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन सराउंडिंग सोल्यूशन में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन था वो इंक्रीज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए वो 2 and 4 है। 2-4 में क्या बोल रहे हैं, 2 में बोल रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीच एन इक्विलिब्रियम क्विकर, एंड 4 बोल रहा है नेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस। अब मैं आपको ये 2 स्टेटमेंट समझाती हूँ। पहले इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपको डायग्राम समझ में आ गया ना कि डायग्राम में क्या था। डायग्राम में एक ट्यूब दिया है, इस ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है, एक सराउंडिंग का एरिया है, यहाँ पे 10% ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10% तक, यानी अगर यहाँ पे 1% है तो यहाँ पे 10% है, ठीक है। तो इस तरह है, वेरी कर रहा है। अब क्या हुआ कि 15 मिनट्स के बाद परसेंटेज लिख दिया, 15 मिनट के बाद जो सराउंडिंग का एरिया था ना, वहां पर आपका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि बराबर हो गया, चलो ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर कि सराउंडिंग सोल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 1% to 10%, यानी जो सराउंडिंग सोल्यूशन है वहां पर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन 1 से लेकर 10 तक हो गई, तो मतलब बढ़ गई ना, 1 से लेकर 10 तक हो गई। यहाँ पे तो हमने फिक्स रखी थी, इस वाले ट्यूब में हमने 10% ही रखी थी, बाहर वाले में सराउंडिंग एरिया में बढ़ गई। कैसे बढ़ी, इन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए। इन्होंने कहा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। चौथा इन्होंने बताया कि भाई नेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हुआ। अब ये 2 स्टेटमेंट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन। एवरीवन नो अबाउट डिफ्यूजन के डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट असल में है द डिफरेंस इन द concentration of the molecules into 2 areas, it's called concentration gradient। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है,
अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझा रही थी भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के एरिया, अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर और बाहर वाले को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या चक्कर है कि अंदर सोडियम और बाहर सोडियम एक जैसे थे, ठीक है। क्या था, अंदर भी सोडियम 10 था, बाहर भी सोडियम 10 था। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि बाहर जो था ना, बाहर आपका सोडियम आयन 40 हो गया। तो पहले ये लोग क्या थे, बराबर थे, 10-10 थे। अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ कि दोनों अंदर और बाहर एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ गया। मतलब ये सोडियम तो एक ही आयन है ना, लेकिन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। तो जब ऐसे हो जाता है ना कि एक मॉलिक्यूल जो है एक एरिया में इनर और आउटसाइड कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया। पहले ये 10-10 थे, फिर क्या हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक जगह पर कम है और एक जगह पर ज़्यादा है। तो ये जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है ना, तो इट्स अ स्टिमुलेशन फॉर डिफ्यूजन। स्टिमुलेशन फॉर डिफ्यूजन का मतलब है कि जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। एंड यू वेरी वेल नोन कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई भाई। डिफ्यूजन कैसे स्टार्ट हो गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा कि बाहर का जो सोडियम है ना, अब वो अंदर जाएगा, वो तब तक चला जाएगा। अब डिफ्यूजन स्टार्ट कैसे हुआ, डिफ्यूजन जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। अब बंद कैसे होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तब बंद होगा कि जब अंदर का सोडियम भी 40 हो जाएगा। तो जैसे ही अंदर का सोडियम भी 40 हो जाएगा, यानी बराबर हो गए ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में मूवमेंट बंद नहीं होती। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अंदर और बाहर सोडियम एक जैसे हो गए तो अब मूवमेंट नहीं होगी, नहीं। मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी हो रही है, यहाँ से वहाँ भी हो रही है, लेकिन इक्वल मूवमेंट है। जैसे हम आइसोटोनिक मूवमेंट में बोलते हैं कि भाई इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन एंड आउट हो रहा होता है। इसी तरह इक्विलिब्रियम का भी यही मसला होता है, जितना सोडियम अंदर जा रहा है उतना ही सोडियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हुआ। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ने क्या किया, डिफ्यूजन स्टार्ट किया। डिफ्यूजन कब खत्म हुआ, जब इक्विलिब्रियम हमें मिला, ठीक है। तो अब ये बातें आपको समझ आएगी। डिफ्यूजन विल कंटिन्यू अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हैज बीन एलिमिनेटेड। द एंड रिजल्ट इज एन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आप ये पढ़ लीजिए, खुद भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी ना, कि दूसरी स्टेटमेंट के ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीच एन इक्विलिब्रियम क्विकर, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम रीच कर गया। कैसे रीच कर गया कि यहाँ पर 10% कॉन्सेंट्रेशन था, तो सराउंडिंग का भी 10% हो गया, ठीक है। और नेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज। डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज कैसे इंक्रीज हुआ, सराउंडिंग एरिया में ग्लूकोज कम था ना, और यहाँ पर ज़्यादा था, तो यहाँ से सराउंडिंग एरिया में जाना स्टार्ट हुआ। जैसे ही इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 75। Cell X contain 24 chromosomes and it divided by mitosis to produce cell Y and Z. क्या हुआ कि एक X सेल है, इसके पास 24 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड हुआ बाय माइटोसिस। तो अब बताओ कि Y और Z में कितने कितने क्रोमोसोम आए होंगे। अब माइटोसिस की डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन इन विच द डॉटर सेल्स रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट सेल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनके पास भी 24 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में यही फ़र्क है। माइटोसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास होते हैं उतने ही 2 डॉटर्स के पास आते हैं। लेकिन अगर ये मियोसिस होता तो अगर पेरेंट के पास 24 है तो डॉटर में 12 आते, ठीक है। ये मियोसिस है। क्वेश्चन नंबर 76। हो माय गॉड, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं हर बार बोलती हूँ ना, इजी क्वेश्चन, इजी। दिस वन वाज डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 76। वन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, एक हार्ट डिफेक्ट है
और उसे हम बोलते हैं ASD, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। एक डिफेक्ट बताया आपको हार्ट का जो कि ASD है। इसमें क्या होता है, आपका लेफ़्ट और राइट आर्टरिया यानी आर्ट्रियम्स वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते। डिजीज़ आपको पहले क्या बताया, डिजीज़ बताई, डिजीज़ का नाम ASD है। उस डिजीज़ में क्या होता है, लेफ़्ट और राइट आर्टरियम सेपरेट नहीं होते। अच्छा, अब इससे होता क्या है, ASD यूजुअली रिजल्ट इन ब्लड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम इनटू द राइट आर्टरियम। अच्छा, पहले आपको बताया डिजीज़ है एक, डिजीज़ में क्या हो रहा है कि लेफ़्ट और राइट आर्टरियम सेपरेट नहीं हो रहे, उसकी वजह से जो खून है वो लेफ़्ट आर्टरियम टू द राइट आर्टरियम जा रहा है। ठीक है, पहले तो आपको नॉर्मल फ्लो पता होना चाहिए कि लेफ़्ट आर्टरियम से वो नॉर्मल, जब आपका हार्ट नॉर्मल होता है तो कहाँ जाता है, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन ASD में क्या हो रहा है, लेफ़्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में जा रहा है। दिस विल कॉज, कर रहा क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्टरियम, अच्छा, एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्टरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रो डिस्क्राइब द अदर इफेक्ट्स ऑफ ASD ऑन द ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजनेशन। ये समझने के लिए आपके पास ना पहले आपको नॉर्मल चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे। वो नॉर्मल क्या है, वो नॉर्मल ये है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, लंग से, लंग में होता है ऑक्सीजन। अब बताओ लंग में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लंग में ऑक्सीजन आता है, लंग में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लंग में ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से, जो हम सांस ले रहे। जैसे ही ऑक्सीजन आता है लंग में, तो जो लंग में खून आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग में आता है, लंग क्या कर देता है, उसे ऑक्सीजन दे देता है। तो जब उसे ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो पल्मोनरी वीन में जाता है, पल्मोनरी वीन से वो लेफ्ट आर्टरियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा में वो आर्टरीज़ में कैपिलरीज से वो वीन्स में जाता है। और वीन देखो, कैपिलरीज में जाकर फिर ये आर्टरी क्या करती है, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देती है। तो ये आर्टरीज से खून कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में जा रहा है, ऑर्गन्स में जाकर वो ऑक्सीजन ऑर्गन्स को दे देता है। और फिर जब वापस वीन्स में ब्लड आता है तो वीन्स में कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में आता है, और लंग्स दोबारा वही साइकिल चल रहा है। अब ये इस डिजीज़ में क्या हो रहा था कि ब्लड जो है ना, ब्लड वो इस तरह जाने के बजाय इस तरह जा रहा है, राइट आर्टरियम के पास जा रहा है। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई ना आपको, वो लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में जा रहा है। इतना समझ आ गया आपको? तो अब हमें बताना है कि पल्मोनरी आर्टरी पर ब्लड प्रेशर क्या होगा। पल्मोनरी आर्टरी पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एक तो ये आर्टरी है, आर्टरी में तो अपना ही जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से आर्टरीज और वीन्स समझा दिए हैं। आर्टरी में प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा, ब्लड प्रेशर इन सिस्टमैटिक आयोटा डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, अब आयोटा ये रहा, आयोटा में ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा कि आप खुद देखो, ब्लड को यहाँ आना चाहिए ना, लेकिन वो जा रहा है राइट आर्टरियम के पास, तो खून तो यहाँ आ ही नहीं रहा। तो जब अगर खून ही नहीं आ रहा तो प्रेशर कहाँ से आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। क्या होता है, कम होता है, लेकिन इस डिजीज़ की वजह से इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, नॉर्मली आप देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इस डिजीज़ की वजह से ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो फिर यहाँ से भी, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, द कंडीशन ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा।
एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि आपका खाने का दिल नहीं करता, ठीक है। और बुलिमिया नर्वोसा इसका उलट है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ता, इसमें आपका जो है ना वेट नहीं बढ़ता, आप वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप ज़्यादा खाते हो बी वाले में, ए वाले में आप कम खाते हो। Question number 78. The diagram shows some of the organs of the human body. In which organ does the digestion of carbohydrate take place? ये मैं बहुत मरतबा समझा चुकी हूँ. That is P and R. P यानी आपका saliva and R यानी आपका intestine. Question number 79. Which of the following are animals with pointed ends and like the digestive tract? मैंने सारे फाइलम्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं. जो आंसर है वो निमाथोड्स है. निमाथोड का रिडोमेंट्री गट है और बाकी सारे फाइलम का एलिमेंट्री कैनाल है. एलिमेंट्री कैनाल यानी वेल डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास, ठीक है, लेकिन रिडोमेंट्री गट इनका सबका डाइजेशन का जो सिस्टम वो एक जैसा है, लेकिन निमाथोड का इसलिए रिडोमेंट्री गट है क्योंकि रिडोमेंट्री हम बोलते हैं यानी बेस, यानी अगर जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नेमाटोड्स में ये कॉम्प्लेक्शन नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। रेडिमेंट्री का मतलब होता है जो यानी पहला यानी बेस जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें जो सिंपल डाइजेशन है ना वो नेमाटोड्स की है। क्वेश्चन नंबर 80. द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप एटीपी का इस्तेमाल करते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हो और आप NADPH का इस्तेमाल करते हो. केल्विन साइकिल इज द बेसिक सिंबल ऑफ दिस. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बच्चे देखते नहीं है, हालांकि आपको देखनी पड़ेंगी. Question number 82. Which diagram illustrates the disturbance of sodium and potassium ions in a section of non-myelinated axon, which is a set of resting membrane potential? हमें resting membrane potential दिखानी है, ठीक है। तो पहले तो आपको मैंने ये ट्रिक पहले भी बताई है, अभी भी बता देती हूँ. नोकिया, ठीक है, नोकिया. N का मतलब है सोडियम, K का मतलब है पोटेशियम, O का मतलब है आउटसाइड, I का मतलब है इनसाइड, A का कुछ भी नहीं है. ये नोकिया मैंने किस लिए बनाया है, इससे मुझे हमेशा याद रहता है कि ये जो सोडियम है ना, नोकिया में जो नो है ना, ये सोडियम और आउटसाइड. सोडियम हमेशा आउटसाइड इंक्रीज होता है, हमेशा याद रखिएगा. अगर ये आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड. और ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम में ये जो नोकिया में ये जो है पोटेशियम और इनसाइड, पोटेशियम जो है वो इनसाइड ज़्यादा होता है, ठीक है, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होता है. जब यही कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तो इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. जब सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और जब पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है. जैसे ही गड़बड़ हो जाती है ना कि सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाता है, पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाता है, तो ये चला जाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है. The family tree show the inheritance of the ability to taste a certain substance. The allele for the ability to taste this substance, अच्छा, एक टेस्ट की एबिलिटी है इस फैमिली के पास, और वो जो टेस्ट की एबिलिटी है ना वो डोमिनेंट है. जो एलील है एबिलिटी टू टेस्ट वो डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू नॉन टेस्टर. तो यहाँ पे आपको कीज़ दिए हुए हैं कि कौन जो ब्लैक है वो आपका टेस्टर है, जो वाइट है वो नॉन टेस्टर है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पाशा एंड हिना वुड बी नॉन टेस्टर. अच्छा, पाशा और हिना, ये रे पाशा और हिना, इन दोनों की क्रॉसिंग करो और बताओ कि विच परसेंटेज ऑफ इनके कौन से चिल्ड्रन के क्या परसेंटेज होगा कि नॉन टेस्टर हो गए, कि इनके चिल्ड्रन नॉन टेस्टर होंगे. तो आप क्रॉस टेबल बना लो. फॉर एग्जांपल ये आपका क्रॉस टेबल है, ठीक है, हम एक्स पर डाल देते हैं टेस्टर, ये मैंने क्रॉस टेबल किया हुआ है, ठीक है. तो 50% आ रहा है क्योंकि वाई ये डोमिनेंट एलील है और ये एक्स पर सिर्फ लगेगा. फॉर एग्जांपल ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है. ये देखो आप, ठीक है, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी. तो 50% लग रहा है कि हाँ 50% वो नॉन टेस्टर हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. द फर्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज
फर्स्ट स्टेप जो होता है वो अमोनिफिकेशन होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन, ये सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसी अमोनिफिकेशन को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। द एंजाइम यूज टू सील द डीएनए, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो है आपके डीएनए को कट करता है पीसेज में। एक लाइगेस एंजाइम है जो डीएनए को सील करता है, ठीक है। एक पॉलीमरेज एंजाइम है जो पॉलीमरेज में हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो एक साथ करते हैं और डीएनए बनाते हैं। और जो लाइपेज है ये आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, फैट की ब्रेक डाउन करता है फैट को, जिससे, और फैट जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब द थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन में आपके जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होते हैं और आपकी स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब शो द एरियाज ऑफ गेसिक एक्सचेंज सर्टन कार्टिलेज सिलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा सवाल बोल रहे हैं कि विच रो, हमें वो रो बताओ, यानी रो, ठीक है, रो नॉट कॉलम, हमें रो बताओ। शोज द एरियाज ऑफ गेस एक्सचेंज, जो जिसने करेक्टली सही तरीके से एरियाज बताए हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज सिस्टम हो रहा है। दैट कंटेन कार्टिलेज, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड गॉबलेट सेल, यानी ये कार्टिलेज है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये गॉबलेट सेल है। हमें बताना है कि, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये कार्टिलेज, ये सिलिएटेड एपिथेलियम, ये गॉबलेट सेल्स। अब हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप या ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, कार्टिलेज, ब्रोंचस एंड ट्रेचिया। ब्रोंचस और ट्रेचिया में गैस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, लंग का पार्ट है ना, तो गैस एक्सचेंज हो रहा है। और इन दोनों में क्या मौजूद होता है, कार्टिलेज। ब्रोंचस एंड ट्रेचिया किस चीज़ से बना है, कार्टिलेज से। अब नेजल कैविटी एंड ट्रेचिया, नेजल कैविटी और ट्रेचिया में भी आपका गैस एक्सचेंज हो रहा है। और इन दोनों जगह में क्या मौजूद होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ब्रोंचस और ट्रेचिया, ये इन दोनों में गैस एक्सचेंज हो रहा है। और इसमें क्या मौजूद होता है, गॉबलेट सेल्स। यानी आपको क्या बताना था, आपको बताना था, एक तो आपको करेक्ट गैस एक्सचेंज सिस्टम बताने थे कि भाई कहाँ कहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहे, तो इन सब में गैस एक्सचेंज हो रहे। लेकिन कार्टिलेज जो है वो इन दोनों में मौजूद है, सिलिएटेड एपिथेलियम इन दोनों में मौजूद है, और गॉबलेट सेल इन दोनों में मौजूद है। मैच द प्रोसेस। अच्छा ये दो कॉलम्स आपको दिए हैं, एक कॉलम्स में प्रोसेसेस है और एक में हॉर्मोन्स है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। अब हमें जो है ना सही वाला मैचिंग करके आपको देनी है, तो हम खुद मैचिंग करेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। ए है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन करता है, एएस। रिलीज ऑफ मिल्क, रिलीज ऑफ मिल्क आपका ना वेजोप्रेसिन, नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन, यस ऑक्सीटॉक्सिन, ये मैं बता चुकी हूँ, जो तो बी के साथ टी। थिकनिंग ऑफ इंडोमेटेरियम, ये आपका प्रोजेस्टेरोन करता है। तो भाई अब ये ढूंढो, ये रहा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन, लेकिन उसको रिलीज करवाने का काम ऑक्सीटोसिन का है। क्वेश्चन नंबर 89, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सेंट्रोमियर, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सेंट्रोमियर डिवाइड। सेंट्रोमियर कौन से फेज में डिवाइड होते हैं, पेटाफेज 2 में, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज आर स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइलएलाइन। एक न्यूबॉर्न बेबी था, उसको हमने स्क्रीन किया, स्क्रीन मतलब यानी टेस्ट करवाए, उसके टेस्ट करवाए न्यूबॉर्न बेबी के, और हमें क्या मिला, हाई लेवल ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन इन द ब्लड, विच इंडिकेट्स द हेरिडेटरी डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया। अच्छा इससे हमें पता चला भाई इस बच्चे को फिनाइलकीटोन्यूरिया है। पेल स्किन कलर इज ऑल्सो द इंडिकेशन, पेल स्किन कलर इज ऑल्सो द इंडिकेशन, ठीक है। द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन अकर इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में आपको पता है ना, ये कैसी, ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो एक फिनाइलएलानाइन अमाइनो एसिड है, इसकी ब्रेकडाउन के लिए जिस एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है ना, वो एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता। तो एडल्ट्स को इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन बच्चों को होता है, ठीक है। तो आपको अपनी सीरीज़ दी है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन को हमने तोड़ा अमाइनो एसिड्स में, फिनाइलएलानाइन में, फिर फिनाइलएलानाइन को हमने टायरोसिन और दूसरी चीज़ों में तोड़ा। विच एंजाइम इज लैकिंग इन पर्सन विथ फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब हमें बताना है कि भाई उस पर्सन में जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया हुआ है उसमें कौन सा एंजाइम लैक करता है, तो भाई एंजाइम 2 करता है ना, ये रहा।
एंजाइम 2 नहीं होता, इसलिए तो फिनाइल एलानाइन टूट नहीं पाता, आगे उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, ठीक है। सूडोपोडिया आर फाउंड इन रिजोपोड्स। 2 एनिमल्स आर मेटेड। अच्छा, 2 एनिमल्स की मेटिंग हुई, एक जो है होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है, एक करेक्टर के लिए, एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अनदर, वेरी गुड। उसमें एक करेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर वो टोल था तो एक में वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, और दूसरे में अगर उसका कलर वाइट, उसका कलर फॉर एग्जांपल अगर उसका कलर वाइट था, उस बंदे का कलर वाइट था, तो उसके लिए वो रिसेसिवली भी वो होमोजाइगस रिसेसिव था, यानी एक करेक्टर उसमें डोमिनेंट था, एक करेक्टर रिसेसिव था, लेकिन दोनों होमोजाइगस थे। द अदर एनिमल इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, और जो दूसरा एनिमल था वो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस था, यानी ऐसे था, ठीक है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस? कितने फिनोटाइप्स हमें मिलेंगे भाई? 2 फिनोटाइप्स मिलेंगे ना, 2 करेक्टर्स को हम बता रहे, तो 2 करेक्टर्स का फिनोटाइप मिलेगा। अच्छा, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आया है, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन मैं बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड नॉर्मल एंड सीकल सेल हेमोग्लोबिन आर शो। अच्छा, एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, एक सीकल सेल हेमोग्लोबिन है। अगर आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख लें तो आपके लिए ये मुश्किल होगा समझना, लेकिन अगर जो बच्चा शुरू से मेरी वीडियोस देख रहा है उसके लिए ये बहुत ईजी होगा। मैं हीमोग्लोबिन और सीकल सेल समझा के तक गई हूँ। एक ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, ये सीकल सेल हेमोग्लोबिन है। mRNA कोडोन फॉर दीज अमीनो एसिड्स आर, अच्छा जो ये तो भाई mRNA कोड्स इन अमीनो एसिड्स के लिए, ग्लूटामिन के लिए, थीरोनिन के लिए, प्रोलीन के लिए, वेलाइन के लिए। Which transfer RNA molecule is involved in the formation of this part of sickle cell hemoglobin? हमें ट्रांसफ़र RNA बताना है। ट्रांसफ़र RNA हमें बताना है कि वो क्या इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो tRNA है ना वो सीकल सेल हेमोग्लोबिन बना रहे हैं, तो वो कौन सा अमीनो एसिड लेगा, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई पहले डीएनए होता है, डीएनए चेंज इनटू एमआरएनए, देन एमआरएनए चेंज इनटू टीआरएनए, ठीक है। इसके कोड्स हैं, इसके कोड्स इसमें चेंज होते हैं और इसके कोड्स इसमें चेंज होते हैं, ठीक है। अब पहले ये लोग डीएनए और एमआरएनए के खेल खेलते थे, अब इन्होंने एमआरएनए और टीआरएनए के खेल खेले, तो हमें इन्होंने एमआरएनए के कोड्स बता दिए हैं, अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स बता दिए हैं, हमें टीआरएनए के कोड्स बताने, और ये लोग हमें बता रहे हैं कि सीकल सेल हेमोग्लोबिन बनाना है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं बनाना। तो सीकल सेल हेमोग्लोबिन में क्या चक्कर है कि ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलाइन आ जाता है, ठीक है। तो वेलाइन, ये रहा वेलाइन के लिए इन्होंने ये कोड्स दिए हैं, GUA GUG। तो हमें इन दोनों के लिए अब देखना है, तो भाई जब टीआरएनए इसे करेगा तो आप खुद बताओ, GUA है, GUA के लिए क्या बनेगा, C, U के लिए A के लिए U, GUG के लिए CAC। अब ये 2 कोड्स हमें यहाँ ढूंढने, तो CAC तो नहीं है, CAU है, तो ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब होमोलोगस क्रोमोसोम? दे कैरी बोथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स विद सेम सेट ऑफ जीन्स। प्रॉपर डेफिनेशन है, movements of ions, large molecules with the help of protein molecules in and out of the cell, it's called facilitated diffusion। मैं समझा चुकी हूँ facilitated diffusion। एक तो diffusion without help, अंदर बाहर चीज़ें हो रही है बग़ैर किसी की इजाज़त के, खुद ब खुद होता चला जा रहा है, लेकिन एक diffusion होती है जो with the help of proteins होती है, that is facilitated diffusion। molluscus have an exoskeleton made up of, जो molluscus का exoskeleton है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और सिलिका जो है वो स्पंज के एक्सोस्केलेटन में यूज़ होता है, और जो क्यूटिकल है ये आर्थ्रोपोड में इस्तेमाल होता है। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स के पास क्यूटिकल होता है, ठीक है। अदरवाइज आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो चाइटिन से भी बनता है,
ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 97, द डायग्राम रिप्रेजेंट द केल्विन साइकिल एट विच स्टेज इज CO2 इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, हमें बताना है कि भाई डायग्राम दिया है आपको, अब हमें बताना है कि विच स्टेज पर आपका CO2 कॉपरेट होगा, इस वाले स्टेज पर, इस वाले कॉपरेट यानी अंदर होगा, या इस वाले स्टेज पर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट थिंग, बट पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के हमने दो चीज़ों में तोड़ दिया, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट पे 3 काम होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। हम सिर्फ कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि आपका जो CO2 है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है उसमें। ठीक है, CO2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन है ना वो इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, इसी इनऑर्गेनिक कार्बन को हम ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज कर देते हैं। ये आपकी है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये हमें नेचुरली मिलता है, तो इस नेचुरली इनऑर्गेनिक कार्बन को हम ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट फेज वन ऑफ इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सेशन। ठीक है, हम इसे कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं। अब आपको समझ आया? आपको इतना तो पता है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उसे बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन हो, कार्बन का होना ज़रूरी है प्लस हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, इन दो चीज़ों का ऑर्गेनिक में होना ज़रूरी है। हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, और हर वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक है जिसमें ये दोनों नहीं है। तो CO2 में C तो है लेकिन H नहीं है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है। अब आपको कार्बोक्सिलेशन समझ आ गई? अब ये कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो आप खुद देखो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो रही है। कैसे इनकॉर्पोरेटेड होती है? आप यहाँ पर देखो ज़रा, हम 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं और 3 RUBP लेते हैं। और ये RUBP एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। सॉरी रुबिस्को जो है, रुबिस्को ये एक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन RUBP एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी पेंटोज है। ठीक है, इसमें क्या है? 5 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो जब ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर, सही है, 3 कार्बन आपको कहाँ से मिले? कार्बन डाइऑक्साइड से। 5 कार्बन आपको कहाँ से मिले? बल्कि आपको 5 कार्बन कहाँ मिलेंगे? आपको 15 कार्बन मिलेंगे RUBP से। क्यों RUBP से आपको 15 कार्बन मिलेंगे? क्योंकि हम 3 RUBP डाल रहे हैं। एक RUBP में पेंटोज है ना, 5 कार्बन होते हैं, तो 3 RUBP में 15 कार्बन होंगे। ये दोनों मिलकर आपको क्या देते हैं? G3P, सॉरी पहला जो होता है PGA होता है, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट इज अ 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि PGA ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट ये कहाँ से आता है? जब ये दोनों मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ये दोनों मिलकर हमें PGA देते हैं। PGA जो है वो खुद 3 कार्बन का कंपाउंड है। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ PGA देता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGA देता है। कैसे 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGA देता है? आप खुद देखो, एक PGA में 3 कार्बन है और यहाँ से कितने कार्बन आए हमारे पास? 18 कार्बन आए हैं। अगर एक PGA में 3 कार्बन है तो इसलिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट बन जाते। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट में टोटल कितने कार्बन आ गए? 18 कार्बन। ये सारी कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ये साइकिल को देखो। इनपुट 3 PGA हमने दिया, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला, हमें 3 फॉस्फोग्लाइसरेट मिला। और ये जो 6 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये आपको मॉलिक्यूल्स बता रहे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3
ग्लाइसरेट, ठीक है। तो आपका ये फेस 1 है, कार्बन फिक्सेशन। तो अब आप खुद देखो कि जो आपसे सवाल पूछा है, तो कार्बन आपका कहाँ फिक्स होगा, कहाँ किस स्टेज में हम डालेंगे। इस वाले स्टेज में ना RUBP के साथ कार्बन डालेंगे और आपको PGA मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, मेस ऑफ पार्ट्स ऑफ, अच्छा ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। इस कॉलम में आपको ब्रेन्स के पार्ट्स दिए हैं और इसमें फंक्शन दिए हैं, तो आपको फंक्शन मैच करने, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका C है, ठीक है। यानी A सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका इंटेलिजेंस ऑफ मेमोरी है, ठीक है। इसी तरह B, इसी तरह C और D, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें कि आपको याद करनी है। फाइव वर्ड्स आर शो बिलो, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपको 5 वर्ड्स बताने और आपने करेक्ट जगह पर रखने। तो जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें वो B है, ठीक है। यानी लेब्रम आपका Q की जगह पे आएगा, यहाँ यानी यहाँ पर आएगा लेब्रम। एंटेना आपका S की जगह पर आएगा। मैक्सिला आपका Q की जगह पर आएगा, फिर इस S की जगह पर आएगा, ये रहा। लेबियम आपके R की और मैंडिबल आपके T की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, RUBP प्लस O2 रुबिस्को, ये वाला एक रिएक्शन में पहले भी समझा चुकी हूँ। आपने अभी आपने पढ़ा ना कि इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हम RUBP प्लस CO2 लेते हैं, लेकिन कभी कभी CO2 की शॉर्टेज हो जाती है, CO2 हमें नहीं मिलता, तो फिर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, CO2 की शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर हम ऑक्सीजन को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो हमारे पास ना सिर्फ PGA बनता है बल्कि फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आप पता लगे कि आप कितना सीख रहे हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट भी हो गए हैं। और ये वाला जो टाइम होता है ना, अभी ये वाला जो टाइम है, इसमें आपको सिर्फ सोल्यूशन करनी है, क्योंकि इसमें बहुत कम पढ़ा जाता है। टेस्ट जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली मरतबा तो बहुत लेट हो गया था, इस बार इतना लेट नहीं होगा, तो वो जल्दी होगा। तो बंदा नहीं सॉल्व कर पाता, तो बंदे को जस्ट तैयार सोल्यूशन चाहिए होते हैं। तो मेरी जो वीडियोज़ है ना, ये बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों के साथ शेयर करिए जो MD कैट दे रहे हैं, जो आपके भाई बहन हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।